हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था उसका एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सारा एमसीक्यू यानी 20 एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारा एमसीक्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा गया है, रैंकिंग साइकिल इफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज़ इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में रहता है रैंकिंग साइकिल की इफिशिएंसी। नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट की इफिशिएंसी थोड़ा कम रहेगा, उससे अच्छा रहेगा रैंकिंग साइकिल का। तो लगभग इसका जो इफिशिएंसी होता है वो 30 से 45% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो है, इकोनोमाइज़र इज़ यूज टू हीट। इकोनोमाइज़र का यूज़ किस लिए करते हैं? तो आपको मालूम होगा बॉयलर से पहले हम लोग क्या करते हैं, इकोनोमाइज़र को लगाते हैं ताकि वाटर को हम लोग हीट कर सकें। और वाटर जब हीट हो जाएगा तो बहुत आसानी से बॉयलर के अंदर स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा। तो हम लोग इकोनोमाइज़र का यूज़ फीड वाटर को हीट करने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कंडेंसर इन द थर्मल पावर प्लांट आर यूज फॉर कंडेंसिंग। तो कंडेंसर का यूज़ किस लिए किया जाता है ये तो सबको मालूम होगा। अगर कोई ए या बी मारता है तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत मतलब कि प्राइज़ मिलना चाहिए कि आइस के अंदर कन्वर्जन के बारे में बात इसमें किया गया, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कंडेंसर का यूज़ करके हम लोग स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करते हैं और उसी वाटर को फिर हीट करके हम लोग इकोनोमाइज़र के द्वारा फिर बॉयलर के अंदर सेंड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया, इन थर्मल पावर प्लांट पोलराइज कोल इज यूज टू। पोलराइज मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े के अंदर तोड़ा जाता है और पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसको पोलराइजेशन ऑफ कोल कहा जाता है। तो इसके करने से क्या फ़ायदा है वो पूछा गया है। लेस रेडिएंट लॉस होगा, इंक्रीज कैलोरीफिक वैल्यू होगी, बेटर बर्निंग होगा। तो कोयला को छोटे फॉर्म में तोड़ने से या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने से जलाना आसान हो जाता है। तो बेटर बर्निंग के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज यूजुअली इम्प्लाई, न्यूक्लियर रिएक्टर यूजुअली इम्प्लाई, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, फिजन होता है, फ्यूजन होता है, दोनों होता है। तो फिजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यानी विखंडन, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ तोड़ना, जो आपका यूरेनियम के ऊपर बम्बार्डिंग किया जाता है न्यूट्रॉन से, तो ये टूटता है। तो विखंडन के द्वारा हम लोग हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। फंक्शन ऑफ मॉडरेटर क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, मॉडरेटर का यूज़ क्या है, क्या काम करता है वो पूछा गया है। तो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को बढ़ाता है। ऑब्जॉर्व द एक्सेस न्यूट्रॉन, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। तो आपको मालूम होगा मॉडरेटर का यूज़ न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। ऑब्जॉर्व करने के लिए हम लोग कंट्रोल रॉड का यूज़ करते हैं और कंट्रोल रॉड के रूप में हम लोग बोरॉन का उपयोग करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इस पर भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है? तो आपने बहुत नाम सुना होगा भागरा डैम का। तो भागरा डैम एक फेमस डैम है जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो भागरा आपका क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भागरा है। बाकी सिंगरौली आपका थर्मल के लिए फेमस है, सिंगरौली पावर प्लांट। और यहाँ पर बहुत बड़ा आपका थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल है सिंगरौली के अंदर। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपका क्वेश्चन का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इवन आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन के अंदर भी कई मरतबा पूछा गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम इज नोन है। डिस्चार्ज किसको कहते हैं, डिस्चार्ज को क्यू से दर्शाया जाता है और ये वाटर फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। डैम बना हुआ वाटर स्टोर है तो वाटर आपका फॉल जो करेगा इसी को डिस्चार्ज कहा जाता है। तो हम लोग कितना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है और कितना समय लग रहा है, इन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो इसी ग्राफ को क्या कहा जाता है, हाइड्रोग्राफ कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, हाइड्रोग्राफ। बाकी लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व, ये सारा आपका पढ़ा हुआ होगा। लोड कर्व के अंदर हम लोग
पावर और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और लो ड्यूरेशन के अंदर इसी पावर को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो उसको लो ड्यूरेशन कर्व कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाटर हैमर अकर। वाटर हैमर क्या है? वाटर हैमर कहते हैं वाटर का प्रेशर सडनली बढ़ जाना जिसकी वजह से पेन स्टॉक टूटने का चांस होता है। तो वाटर हैमर कहाँ अकर होता है? तो पेन स्टॉक में अकर होता है। सडनली जब टरबाइन के पास वहाँ पर का गेट या वॉल्व बंद कर दिया जाएगा तो ये पेन स्टॉक के अंदर प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसी प्रेशर को, वाटर प्रेशर को हम लोग वाटर हैमर के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से पेन स्टॉक फट जाएगा। और वाटर हैमर को ही कंट्रोल करने के लिए हम लोग सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं जो कि वाटर प्रेशर को मेंटेन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 है कि फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज वाटर टरबाइन इज़ यूज़। हाई हेड के लिए हम लोग कौन सा वाटर को यूज़ करते हैं? तो हाई हेड के लिए आपको मालूम होगा पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग इम्पल्स टरबाइन भी बोलते हैं। और बाकी ये जो तीनों दिया गया है ये रिएक्शन टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन लो हेड और मीडियम हेड के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हाई हेड के लिए पूछा जा रहा है तो हाई हेड के लिए हम लोग पेल्टन व्हील का यूज़ करते हैं। और हाई हेड जब रहता है तो वाटर का जो डिस्चार्ज होता है वो वाटर कम आपका डिस्चार्ज होता है, बहुत कम रहता है वाटर का अमाउंट, जेट ऑफ वाटर इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट होगा डी, क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर डीजल इंजन फॉर डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर यूजुअली। ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं मिला कहीं पर भी, तो इसको आप सर्च कीजिएगा और आप सर्च करने के बाद एक कमेंट के अंदर हमको बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम भी कोशिश करेंगे इसको खोजने का। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के लिए होमवर्क है कि इसको कोशिश कीजिएगा खोजने का, हमको मिलेगा तो हम भी कमेंट में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा गया है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इज कंपेरिजन टू दैट ऑफ पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन का थर्मल इफिशियंसी पेट्रोल की तुलना में क्या होगा? तो पेट्रोल की तुलना में डीजल इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो हायर होती है। लगभग 70% आपका डीजल थर्मल इफिशियंसी डीजल इंजन का होता है और लगभग 50% जो होता है वो पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी होती है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो इसका हायर आपका इफिशियंसी होगा थर्मल इफिशियंसी डीजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑल यहाँ पर नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल मतलब सारा तो नहीं है, इसमें कोई एक है जो कि कन्वेंशनल सोर्स है, पारंपरिक है, पहले से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है। तो सोलर तो आपको मालूम होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है और इसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं। विंड भी नॉन कन्वेंशनल है और जियोथर्मल भी नॉन कन्वेंशनल है। जियोथर्मल में क्या होता है? तो अर्थ के अंदर से हम लोग हीट लेते हैं और इसी हीट का यूज़ हम लोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं टरबाइन और अल्टरनेटर लगाकर। तो आपका जियोथर्मल भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या इसी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। तो बचा कौन? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पारंपरिक, पहले से हम लोग यूरेनियम वगैरह का यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल काट दीजिएगा, बाकी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज़ द मोस्ट रिलायबल। इसमें सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन है? तो टाइडल है, स्टीम है, डीजल है, हाइड्रो है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या है? वाटर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में होता है और वाटर को हम लोग बहुत बड़े मात्रा में भी स्टोर करके रखते हैं जिसकी वजह से आपका कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और बाकी आपका डीजल है, स्टीम है, टाइडल है, ये सब एग्जॉस्ट हो रहा है, यानी डे बाय डे डिप्लेशन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल आपके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि आगे भी हमको वाटर मिलता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वोल्टेज ऑफ सिंगल सोल सेलर इज़ द ऑर्डर ऑफ। ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि जनरली आपका जो रेटिंग रहता है वो 0.5 से 0.6 वोल्ट तक,
या कहीं कहीं पर 0.5 से 1 वोल्ट तक देता है। रेंज रहता है इसका, एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहती है क्योंकि अलग अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो इसी वजह से रेंज चेंज होता है। तो हर जगह आप मालूम कीजिएगा या बुक में देखिएगा तो आपको 0.5 से 0.6 तक आंसर मिलेगा। तो अगर यहाँ पर 0.5 होता तब तो आपका डी होता है, लेकिन 0.2 है जो कि करेक्ट नहीं है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर आपका ए होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 0.5 दिया हुआ होगा तो 0.5 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से आपका 1 आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एनर्जी रेडिएट बाय सन ऑन ब्राइट सनी डे अप्रॉक्सीमेटली। रेडिएट कितना करेगा एनर्जी अगर ब्राइट डे है, सन तो कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में पूछा गया लोड फैक्टर इज ए रेशियो। लोड फैक्टर क्या है? लोड फैक्टर रेशियो है। तो आपको मालूम होगा क्या होता है, पी एवरेज बटा पी मैक्स। ठीक है, पी एवरेज बटा पी मैक्स होता है। एनर्जी के फॉर्म में भी इसका आपका एवरेज एनर्जी टू द एक्चुअल एनर्जी टू द मैक्सिमम एनर्जी, आपका इसका फॉर्मूला एनर्जी के टर्म में भी होता है। एक्चुअल एनर्जी टू द एनर्जी एबल टू प्रोड्यूस एज पर पी मैक्स। तो यहाँ पर पावर के टर्म में पूछा जा रहा है तो एवरेज पावर भाई मैक्सिमम पावर होगा। तो ऑप्शन इसके अंदर सी के अंदर दिया हुआ है, एवरेज लोड टू द पीक लोड। पीक लोड मतलब मैक्सिमम लोड को ही पीक लोड बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट। एरिया, अगर कोई लोड कर्व दिया हुआ है तो इस लोड कर्व के अंदर जो एरिया है, ये एरिया क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ वो पूरा टोटल एरिया निकालिएगा तो एनर्जी कंजम्पशन निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट कैन यूज प्रॉफिटेबली फॉर सप्लाइंग बेस लोड एंड पीक लोड। यानी कौन ऐसा प्लांट है जो कि फ़ायदा में चला से जा सकता है, बेनिफिट के अंदर चलाया जा सकता है, प्रॉफिट में चलाया जा सकता है। किसके लिए? बेस लोड के लिए भी और पीक लोड के लिए भी, दोनों तरह के लोड पर ये प्रॉफिटेबल होगा। ऐसा कौन सा प्लांट है? तो आप देखेंगे न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, थर्मल है, डीजल है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बी आपका यानी हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट है जो कि बेस लोड और पीक लोड दोनों के लिए यूज़ किया जाता है और दोनों में ये प्रॉफिटेबल होता है। बाकी दूसरा प्लांट है न्यूक्लियर है, बेस के लिए यूज़ किया जाता है, थर्मल है, बेस के लिए यूज़ किया जाता है, डीजल है, पीक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ इंटर कनेक्टेड सिस्टम। अब ध्यान से पढ़ेगा, नॉट लिखा गया यानी कौन सा जो इसमें इंटर कनेक्टेड सिस्टम का एडवांटेज नहीं है। तो बाकी सारा एडवांटेज होगा, केवल एक जो है वो एडवांटेज नहीं होगा। तो कौन सा? इट रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये सही बात है। और बी लिखा गया रिड्यूस लोड फैक्टर, तीसरा लिखा रिड्यूस रिजर्व कैपेसिटी और चौथा लिखा गया इट इंक्रीज द रिलायबिलिटी। तो यह रिलायबिलिटी भी बढ़ता है, प्लांट का रिजर्व कैपेसिटी भी हमको कम रखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि बाकी दूसरा प्लांट कनेक्टेड होता है और इसकी वजह से आपका कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी घट जाता है। तो कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो ये आपका एडवांटेज नहीं है, रिड्यूस द लोड फैक्टर। ये गलत बात है, एडवांटेज नहीं है बल्कि लोड फैक्टर घटेगा तो हमको नुकसान होगा। तो इसीलिए नॉट डिसएडवांटेज कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, यानी इंटरकनेक्टेड सिस्टम से लोड फैक्टर घट जाना ये एडवांटेज नहीं माना जाएगा। और वास्तव में लोड फैक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, जो कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम से हमको बेनिफिट फ़ायदा होता है। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर जो हो गया वो बी हो गया, रिड्यूस द लोड फैक्टर। ये एडवांटेज नहीं है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का। तो आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत आराम से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।